कमीने, मैंने तुझे अपना छोटा भाई भवन के आगे कर रखा, तूने मेरी पीठ में इसे मार दो। इस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब तक ये मरेगा नहीं मुझे चैन की सांस नहीं आएगी। मार दो इसे। एक शख्स कत्ल की संगीन वारदात का शिकार हो जाता है, दो लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर यह खून क्यों किया गया, इन दोनों ने इस शख्स को अपना शिकार क्यों बनाया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा कानपुर निवासी रमेश राव के घर। कमाल की खूबसूरत है मेरी बीवी। अच्छा, ये लिपस्टिक कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब तुम लेट क्यों रहे? काम पे नहीं जाना? अरे चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम मुझे भी दे। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें काम पे जाना चाहिए। जाओ नहा लो, नहीं तो लेट हो जाओगे। अच्छा, रजनी, मैं जा रहा हूँ। हवा में उड़ती है मेरी ये बाइक। अच्छा, तो फिर उड़ा के दिखा। तो बैठ। आ गए नाइट शिफ्ट से। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी मतलब? मंदिर गई थी। वो तो रास्ते में ये बेचारा लड़का मिल गया। इसने कहा घर छोड़ देते, वरना इतनी दूर पैदल चलकर आना पड़ता। एक गाड़ी तो खरीदी नहीं जाती, बस सवाल करते रहते। रमेश राव कानपुर की एक छोटी सी फैक्ट्री में बतौर मशीन ऑपरेटर काम करता था। उसे अपनी पत्नी रजनी से बेइंतहा मोहब्बत थी। आलम यह था कि उसे रजनी की बड़ी से बड़ी गुस्ताखी भी छोटी मोटी गलती नजर आती थी। वो रजनी की हर खामी को नजरअंदाज करता था। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे उसकी पत्नी को जरा सी भी ठेस पहुंचे, और इसके बदले में रजनी उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती थी, क्योंकि वो एक बेहद महत्वाकांक्षी औरत थी। उसे तो बस धन दौलत से प्यार था, ऐशो आराम की चीजों से प्यार था। रजनी, रजनी, हाँ, क्या है? आ रही हूँ। जरा जल्दी आओ। हाँ बोलो। कैसी है? किसकी है ये? तुम्हारी है? अच्छी है ना? अब तुम्हें किसी और के साथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घूमने चले? हाँ चलो। चलो दरवाजा बंद करो, आ जाओ। एक मिनट। हाँ बैठो। तो अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं रजनी, क्या हुआ? रजनी, रजनी, पिटारा गाड़ी उठा लाए हो।
रहे हो? भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते। वो रजनी घर पर नहीं है, आपसे कुछ बता के गई है क्या? नहीं मुझे तो नहीं, मगर हाँ विमला ने शायद उसे शाम को ना मीनू के घर की तरफ जाते हुए देखा था। अच्छा मैं देख लेता हूँ। हाँ। अच्छा नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये सब हो रहा है यहाँ? सारा दिन काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम किसी दूसरे मर्द के साथ। हे, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो यही मुझे छेड़ रहा था। इसने मुझे पिक्चर देखने के बहाने घर बुलाया। मैं तो बस पिक्चर देखना चाहती थी। इसने मुझे बताया ही नहीं कि ये घर पर अकेला है और मीनू है ही नहीं घर पर। और पता है क्या, फिर ना ये मेरे साथ छेड़खानी करने लगा, सच्ची कसम से। ए, क्या बोल रही तू? ए, तमीज से बात कर। ए साले बुड्ढे, चल। बिजी करता है साले हमारी बीवी के साथ। ए बुड्ढे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी रमेश अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। वो प्यार में इस कदर अंधा था कि उसने नंदू और रजनी के बीच अपनी आंखों देखी घटना को भी झुठला दिया। नादानी और बेवकूफी में बहुत बारीक अंतर होता है। रमेश शायद इस फर्क को नहीं समझता था और उसकी यही बेवकूफी उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। सारे मोहल्ले में नाक कटवा दी मेरी। अरे कैसे दिखाऊंगी लोगों को अपना मुंह? क्या जरूरत थी इतना बड़ा तमाशा करने की? अरे घर वापस आ ही रही थी ना, एक पिक्चर ही तो देखने गई थी। कौड़ियों के दाम मिलते हैं आजकल डीवीडी प्लेयर। लेकिन नहीं, गलती तो मेरी ही है। अरे आज एक डीवीडी प्लेयर होता तो खुद सोचो, मीनू के घर जाती ही क्यों मैं? क्या तुम्हें और पैसे उधार चाहिए डीवीडी प्लेयर खरीदने के लिए? अरे पागल हो गया है क्या? एक तो पहले ही तुम मोटरसाइकिल के लिए इतना उधार ले चुके, और कितना ले? तुझे पता है ना 25% ब्याज है। तो सीधा आदमी है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अब भी मान जा। अब दिनेश भैया ब्याज जो भी पड़े ले लीजिएगा। ठीक है, एक बात समझ ले, औरत घर बनाती भी है तो औरत घर बिगाड़ती भी है। अब भी वक्त है, समझ जा। भैया खरीदना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तेरी मर्जी। मनोहर भाई पैसे लेके आओ। धन्यवाद भैया। अरे अभी भी नाराज हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। मेरे लिए हाँ क्या लाए हो? ये देख। डीवीडी प्लेयर? और हाँ, और ये तुम्हारे सलमान खान की 2 पिक्चरें भी। सलमान खान की पिक्चरें? हाँ, अब जब तुम्हारी मर्जी हो तो इसे लगाना और देख लेना। रजनी रमेश की कमजोरी जानती थी। उसे पता था कि रमेश उसे खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकती थी। उसे अच्छी तरह पता था उसे अपनी मनमानी कैसे करनी है। रमेश को लगता था कि वो तोहफों से अपनी पत्नी का प्यार खरीद सकता है, जबकि पति पत्नी का यह रिश्ता पूरी तरह से खोखला था। लेकिन रमेश ये बात समझ ही नहीं पाया। अरे जरा सुनो, फोन बज रहा है कब से। आया आया। हेलो हेलो दादा, नीलेश बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? अरे छोटे, कैसे हो तुम? भाई क्या बात है, गायब हो जाते एकदम से? कितने दिन बाद याद किया तुमने? भैया भाभी को भूल गए थे क्या? अरे नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं। आपकी याद हमेशा आती है। लेकिन दादा सच बोलूं तो यहाँ पर दुबई में ना 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा दादा, भाभी माँ कैसी हैं? नहीं, हम लोग ठीक है। हमारी चिंता मत करो। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ यहाँ से। दादा एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ बताओ। दादा मेरा एक दोस्त है जयदेव, उसे कानपुर में प्रोजेक्ट मिल गया है। तो मुझे बोल रहा था कि अगर रहने का कहीं पर बंदोबस्त करवा सकूँ। मैंने उसे कहा कि तू हमारे घर पर रह ले। दादा कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर वो हमारे वहाँ रहेगा? दिक्कत कैसी? तुम्हारा दोस्त है ना, तो मेरा छोटा भाई हुआ। उसको बोल कि वो यहाँ बिना संकोच के चला है
और जब तक जी चाहे तब तक रहे, ठीक है? थैंक यू दादा। हाँ दादा, एक और बात, मुझे यहाँ पर बोनस मिलता है तो मैं कुछ पैसे जमा करवा रहा हूँ आपके अकाउंट में। अरे नहीं छोटे, ये तेरी मेहनत की कमाई है, इससे अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना, और हाँ कभी खोज। लाओ मैं बात करती हूँ। हेलो नीलेश, क्या हाल चाल, कैसे हो? अरे भाभी माँ, आप कैसी हैं? अब क्या बताऊँ तुम्हें, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, और तुम्हारे दादा तो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, तो भाभी माँ होने के दर्जे से मैंने सोचा मैं ही बात करूँ। अब वो क्या है ना, मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारे दादा की तनख्वाह के सारे पैसे मेरी दवाइयों में लग जाते हैं, तो ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ही तुमसे इस बारे में बात कर लूँ। ये दादा भी ना बहुत संकोच करते हैं। भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कल पैसे भिजवा दूँगा। ठीक है, चलो मैं रखती हूँ। हाँ? मुझे अपने छोटे भाई से पैसे लेना पड़ेगा। तो इसमें हर्जी क्या है? जब तुम्हारे भाई को तुम्हारे पैसे की जरूरत थी तब तो तुमने उसके पढ़ाई लिखाई और खर्चे के लिए पैसे दिए, अब जब तुम्हें जरूरत है तो क्यों नहीं ले सकते अपने भाई से? और वैसे भी रमेश, कौन सा वो तुम्हें लाख रुपए देने वाला है? रजनी, देखो तो कौन आया है? कौन है? अरे तुम भूल गई, छोटे का दोस्त है दुबई से, जयदेव। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ। भाई वाह, बहुत अच्छी कचौरी बनाई भाई, मजा आ गया। ऐसी कचौरी मैंने कभी भी नहीं खाई है। आप ना कैसी बातें कर रहे हैं आप तो पूरी दुनिया घूमे होंगे, दुबई में बहुत तरह का खाना खाया होगा आपने, तो फिर ये मेरी कचौड़ी? नहीं नहीं, काफी तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत घुमा हूँ, और वैसे भी वहाँ काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे हाँ, नीलेश ने आप लोगों के लिए कुछ सामान भेजा है। ये भैया आपके लिए, ये भाभी आपके लिए, और ये भैया। इन सब की क्या जरूरत थी? और फिर ये तो मुझे चलाना भी नहीं आता है, मैं क्या करूंगा इसका? हाँ बीना, गलत आदमी को गलत चीज दे दिया। हाय, कितना खूबसूरत मोबाइल है ये। अब जयदेव जी, आप जाइए ना, अपनी शर्ट तो ट्राई करिए। हाँ देखता हूँ। आप ये मुझे चलाना सिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं। क्या देख रहे हो जयदेव? कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? नहीं भाभी, बस वो। शर्माओ मत। हाँ तो क्या देख रहे थे तुम? भाभी वो बस। बड़े शर्मीले टाइप के हो, कुछ समझते ही नहीं। ये साड़ी तेरे लिए? क्या लाने के लिए? भैया आप कैसे हैं? ठीक हूँ। रजनी, चाय। लाई। तुम्हारे घर का कुछ हुआ? नहीं भैया, देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा मिला नहीं। भैया मैं सोच रहा था कि फिलहाल तो मैं यहीं रह रहा हूँ, और ऐसे कब तक रह सकता हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा महीने का। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों पर बोझ नहीं हूँ। देखो जयदेव, तुम छोटे के दोस्त हो, इसलिए तुमसे पैसा नहीं ले सकते। घर ढूंढो, यहाँ की चिंता मत करो। सुनना जरा। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम?
पैसे दे रहा है तो ले लो ना। इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में अनजाना है बेचारा, कहाँ जाएगा वो? और वैसे भी उसका दिल लग गया है यहाँ पर, और यहाँ रहेगा तो हमारा भी दिल लगा रहेगा, है कि नहीं? और जरा सोचो इस बात को कि है तो नीलेश का ही दोस्त ना, आखिर नीलेश से भी पैसे लिए थे तुमने कि नहीं? तो इससे लेने में क्या हर्ज है? ये 2 पैसे हमारे घर में ही आएंगे ना। समझते क्यों नहीं तुम इस बात को? तुम भी ना। रजनी के प्यार को पाने के लिए रमेश सारी हदें पार कर चुका था। वो हर महीने साहूकार से उधार पर उधार लेता जा रहा था। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ताक पर रखकर भी रमेश रजनी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया था। बनाता भी कैसे? रजनी उसके प्यार को, उसकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहती थी। जबकि सच तो यह है कि रमेश एक ऐसे रिश्ते में जान फूंकने की नाकाम कोशिश कर रहा था जो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अरे हाँ छोटे, यहाँ सब ठीक है। नहीं दादा, कुछ तो है, बताइए ना दादा। आपको कहीं पैसे की जरूरत तो नहीं? अरे नहीं छोटे, यहाँ सब ठीक है। मैं बस फैक्ट्री से लौटा हूँ इसलिए थोड़ा सा थका हुआ। हम लोग बाद में बात करें, तो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा दादा। रमेश अपने छोटे भाई को अपनी परेशानियां नहीं बताना चाहता था। उसे लगता था बड़ा होने के नाते उसका फर्ज है कि वो अपने छोटे भाई को अपनी परेशानियों से दूर रखे। यकीनन ऐसे वक्त में रमेश को अपने भाई से बात करनी चाहिए थी, ताकि इस दर्द और जलालत के भंवर से निकलने का रास्ता ढूंढ सके वो दोनों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजतन एक और कड़वा सच रमेश का इंतजार करने लगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा जयदेव? मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है और मैं अपने पति के साथ पता नहीं कितने महीनों से नहीं सोई। ठीक है रमेश बेवकूफ है, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। क्या कर रहे हो तुम? ये मजाक का वक्त नहीं है जयदेव। मजाक नहीं कर रहा मेरी जान, एक आइडिया बताता हूँ। आइडिया? बड़ी देर लगा दी आज। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पानी लेकर आओ तुम्हारे लिए, बैठो ना। अब अच्छा रमेश, बताओ ना आज काम पर क्या हुआ? आज तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो गया। आजकल बात ही नहीं करते मुझसे और मेरी तरफ देखते भी नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए हमसे? चाहिए ना, मुझे तुम चाहिए और आज चाहिए, इसी वक्त। सच? क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? सच रजनी, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। रजनी अच्छी तरह से जानती थी कि उसे अपने पति रमेश को कैसे बेवकूफ बनाना है। अपने मां बनने वाली बात को लेकर भी वो पूरी तरह निश्चिंत थी। उसे पता था कि रमेश कभी भी महीनों और तारीख पर ध्यान नहीं देगा, और हुआ भी यही। रजनी ने रमेश को बहला लिया और वो मान भी गया कि वो बच्चा उसी का है। रमेश के दिल में तो रजनी के चरित्र को लेकर कभी सवाल उठा ही नहीं, और अब मां बनने की बात सुनकर तो उसे लगा कि आखिरकार शायद उसे अपनी पत्नी का प्यार और उसकी इज्जत मिल ही गए। लेकिन आगे जो होने वाला था वो रमेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो। हाँ दादा। अरे छोटे, अभी हम तुझे याद कर रहे थे। मैंने तेरे भतीजों को चाचा बोलना सिखा दिया है। सो रहा है, नहीं तो बात करा देता। अच्छा तू अपने भतीजे से बात करने कब आ रहा है? हाँ दादा, बहुत जल्द आ रहा हूँ दादा। जल्दी आ जा। रखता हूँ। जी ठीक। चल मुन्ना शुक्र। सारा दिन तुम घर में पड़े रहोगे तो घर कैसे चलेगा? जाकर पैसे कमाओ। अरे बड़ी मुश्किलों से तो सोया। माँ हूँ मैं इसकी।
खिला लूंगी इसको। तुम जाओ और पैसे कमाओ। वक्त बीतने लगा। रमेश पूरी तरह से अपने बच्चे की परवरिश में मशगूल हो गया, इस बात से अनजान कि उसकी खुशी और बेखबरी का सीधा सीधा फायदा रजनी को मिलने वाला है। रजनी को तो मानो खुली छूट मिल गई थी और उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन एक दिन हालात उसके काबू से बाहर हो गए। रजनी का दोहरा चेहरा और उसका दोहरा चरित्र आखिर रमेश के सामने आ ही गए। अपनी पत्नी का धोखा और जयदेव की दगाबाजी दोनों उसकी आंखों के सामने थे। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के दिल में प्यार पैदा करने की उसकी हर कोशिश नाकाम रही थी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लफ्जों ने जुबान का साथ छोड़ दिया। लेकिन जयदेव और रजनी की धोखेबाजी और साजिश ने ऐसे हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। नहीं भैया, वो अभी चुप, एकदम चुप। आज मैंने देख लिया तुम्हारा असली रूप। सब लोग कहते थे, सच कहते थे, लेकिन मैंने अपनी आंख में पट्टी बांध दी थी। तू बीवी नहीं है, दो कौड़ी की औरत है, दो कौड़ी की औरत है। और कैसी माँ है तू? हमारा बच्चा वहां बुखार में बिलख रहा है और तू अपने देवर के दोस्त के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे बस, बहुत बोल लिए। बच्चा बच्चा बच्चा, अरे मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूं, बच्चे को जैसे भी पालूं, समझे तो? और वैसे भी ये बच्चे के बारे में जो रोना रो रहे हो ना, वो बच्चा तुम्हारा है ही। वो बच्चा मेरा और जय का है, समझे? अरे छोड़ो उसको, अपने घर में जगह दिया। जय, इसका गला घोट दो, मार दो इसे जान से। तुझे से जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? बिल्कुल अकेली पड़ गई मैं तो। सब कैसे हो गया जयदेव? मैंने आत्महत्या कर ली। अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं है। मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ गया है, जिसे मैं चाह कर भी नहीं उतार सकता। रजनी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और मोंटू को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर दो। और नीलेश मेरे भाई, मैं तुम्हारी भाभी और भतीजे को अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। हो सके तो इनका ध्यान रखो। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है। आप यकीन मानिए कि मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया। देखिए, हमें यह भी पता चला है कि आपके भैया ने काफी उधार ले रखा था, तकरीबन 1 लाख रुपए, और उनकी सैलरी थी सिर्फ 10,500 रुपए। ऐसे में इतना बड़ा लोन रीपे करना बड़ा मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, ये सुसाइड नोट नकली है। ये मेरे दादा ने नहीं लिखा। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर लिखा है नीलेश मेरे भाई, अपना ख्याल रखें। और भैया ने मुझे आज तक नीलेश या भाई कहकर नहीं बुलाया। वो मुझे हमेशा छोटे कहकर बुलाते। ये भैया ने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा, जो साबित करना चाहता है मेरे भाई की मौत एक आत्महत्या थी। देखिए नीलेश जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गहरा सदमा लगा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से किया है। आपके भैया ओवर टाइम ड्यूटी किया करते थे और शादी के बाद उनके खर्चे बहुत बढ़ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। छोड़ देंगे, फिर घर चलते हैं। चल।
क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? सब ठीक तो है ना? चिंता मत करो। हाँ, नीलेश को एक बार को शक होने वाला था, लेकिन इंस्पेक्टर ने मना काम आसान कर दिया। अब ये केस दोबारा नहीं खुलेगा। और वैसे अब तो लाश भी नहीं, नीलेश चाहकर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सब कुछ ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। जय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मैं अलग ही रहना चाहिए और मैं कर घर बदल लूंगा। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नीलेश को शक न बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। बस एक बार नीलेश चला जाए फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जाओ। धन्यवाद। अरे नीलेश, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे मनोहर, देखो उधर। कहो कैसे आना हुआ? वो सेठ जी, भैया ने कुछ पैसे उधार लिए थे आपसे। हो बेटा, पैसे की चिंता तो मैंने कभी की ही नहीं। मैं तुम दोनों भाइयों को काफी अरसे से जानता हूँ और तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा था। वैसे सेठ जी, दादा ने कितने पैसे लिए थे आपसे? यही तकरीबन 1 लाख। 1 लाख? अब क्या बताऊं बेटा, कभी डीवीडी प्लेयर, कभी मोटरसाइकिल के लिए उधार, और फिर पूरे महीने के खर्चे वो हर महीने तो उधार ही लिया करता था ताकि वो उस औरत की ख्वाहिश को पूरी कर सके। किस औरत की बात कर रहे हैं आप सेठ जी? वही औरत, तुम्हारी भाभी। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप सेठ जी? मैं आपका मान रख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाए। और मेरी भाभी मेरी माँ समान है। आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मैं, लेकिन आइंदा से मेरे परिवार का नाम मत लाइएगा आप अपनी जबान पे। बेटा बस। नीलेश, अभी अभी माँ कहाँ चली गई भाभी? आ जाएगी बेटा मम्मी थोड़ी देर ना, मुझे अभी कॉल। हेलो। हाँ भाभी, कहाँ हैं आप? मैं अपनी सहेली के घर पे आई थी तो मेरी दोस्त के पति के घर पे आई थी तो मेरी दोस्त की मदद करने के लिए आई थी। उसके पति की तबीयत खराब है, एक्सीडेंट नहीं, मतलब तबीयत खराब है। मैं घर बस आ ही रही हूँ ना नीलेश भैया, आप मुन्ना का ख्याल रखना। हाँ, आप आ जाइए, मैं मुन्ना के साथ घर पे हूँ। हाँ। जी मौसी जी, लेकिन आपकी बड़ी याद आती है। अच्छा, तो नीलेश आ गया है? हाँ बिल्कुल, नीलेश भैया के आने से तो काफी मदद हो गई है। अच्छा, तो मेरी मदद करने कब आ रही हो? जी बहुत बढ़िया, चलिए मैं रखती हूँ। भैया आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ जरा। जब पति मरा था तो कैसे मगरमच्छ के आंसू आए थे, और अब देखो इस कलमुई को। छोड़, हमें क्या करना, एक भाई को खा गई दूसरे को भी खा जाएगी। ऐसी बीवी जिसकी हो वो आदमी करे क्या? बिल्कुल सही बात, इतनी बेशरम औरत थी ना। राजन भाभी, मीनू भाभी, नमस्ते भाभी। कैसे हो नीलेश? बस कंचन भाभी, चल रहा है। आप लोग से कुछ पूछना था। वो कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया की आत्महत्या के पीछे भाभी का हाथ है। देखिए, मेरा ये सब में विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब सेठ जी ने भी भाभी के बारे में उल्टा सीधा कहा तो। सुनो भैया, ये तो हम भी जानते हैं और सारा मोहल्ला भी जानता है कि आपकी भाभी कैसी है। जो सेठ जी ने बताया ना, वो तो बहुत ही मामूली सा था। हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बस इतने में समझ जाओ नीलेश भैया। और सच तो ये है ना नीलेश, उसका बस चलता ना तो वो इलाके के किसी भी मर्द को ना छोड़ती। चल मीनू, चले। हम चलते हैं भैया। देखिए इंस्पेक्टर साहब,
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको इस केस की जांच पड़ताल फिर से करनी पड़ेगी। मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की और ये सुसाइड नोट वगैरह ये सब झूठ है, सब ढोंग है। मैं ये भी जानता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। किसका? मेरी भाभी का। इंस्पेक्टर साहब, उनके और भी मर्दों के साथ संबंध है और उन्होंने ही किसी अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे भाई का कत्ल करवाया। पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि सुनने में अजीब लगता है, मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था। नीलेश, ये तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा और तुम्हारी भाभी के बीच ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी भाभी के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। बहरहाल मैं तुम्हारी शक के बिना पे ये केस रीओपन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद सबूत लाकर दूंगा आपको। मुझे मेरे भाई के केस की एफआईआर चाहिए। ठीक है। ये तो पूरी तरह से सड़ चुकी है, बच्चे का भी वजन नहीं उठा सकती, तो दादा। अरे नीलेश, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम ही ना बताते नहीं हो। क्यों बताऊं? हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको। आपसे तो कोई मैंने पूछा नहीं कि आप दिन भर कहाँ रहती। हेलो जय, नीलेश ना अभी अभी घर के पिछवाड़े उस छज्जे पे कुछ कर रहा था जहां हमने रमेश को लटकाया। मुझे शक है कुछ गड़बड़ है, तुम ना उससे अभी मिलो। ठीक है। ये सब क्या कर रहे हो? मतलब तुम भी जानते हो, अनजान मत। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अपनी भाभी पे इल्जाम डाल। जरा सोच के देखो, तुम्हारी इस हरकत से उन पर क्या गुजरेगी। देखो जयदेव, मैं तुमसे इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता और ये मेरे परिवार का मामला है। ऐसे कैसे बात नहीं कर रहे? इतने वक्त से मैं तुम्हारे परिवार के साथ रह रहा हूँ और ये परिवार अब मेरा भी है। अब ऐसे भी तुम्हारी भाभी इतनी साफ दिल की सीधी साधी औरत है, लोग सिर्फ उनसे जलते हैं। बात को समझो, भैया तो रहे नहीं, अब भाभी और मोन्टू, इनका ख्याल रखो। और तुम उनका ख्याल रखने की बजाय ये सब कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन इसे ये सब कैसे पता? रमेश की आत्महत्या की कहानी नीलेश के गले नहीं उतर रही थी। उसे शक था कि उसके भाई की मौत के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है और उसने इस राज से पर्दा उठाने की ठानी। नीलेश ने अपने स्तर पर तहकीकात की तो उसे आभास हुआ कि हो ना हो रजनी और जयदेव उसके भाई की मौत के सबसे बड़े राजदार हैं। लिहाजा अपने शक को यकीन में तब्दील करने के लिए उसने जयदेव की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने उसे अपना दोस्त समझा था और अपने घर में रुकने को बोल दिया। अगर उस दिन ये गलती नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। रमेश भैया साथ में होते,
नीलेश, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये तस्वीर ही पक्का सबूत नहीं हो सकती। मैं इन तस्वीरों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार तो कर सकता हूँ, और उन दोनों ने अगर अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो दोनों बच जाए, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाए। एक तरकीब है इंस्पेक्टर। क्या? जी बताइए। जी वो जयदेव यहाँ रहते? जयदेव तो यहाँ से छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया? लेकिन कहाँ? अब जयदेव ने तो कुछ बताया नहीं, बस वो बोल रहा था कि आज ही शहर छोड़ के जाना है, किराए के पैसे दिए और चला गया। जी शुक्रिया। नीलेश! क्या हो गया भाभी? मेरे सारे जेवर कहाँ हैं? सारा सामान गायब है। अभी आज जयदेव आया था तो वो बोल रहा था उसका कुछ सामान छूट गया है, तो मैंने उसे कहा ले जा। लेकिन कहाँ ले गया? अभी वो तो दुबई चला गया उसकी बीवी के पास। उसकी बीवी है? एक तरकीब है इंस्पेक्टर। क्या? सब मैंने कोई गलती नहीं की सर, आपको कोई गलत फहमी होगी। प्लीज सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। सच बता रहा हूँ सर। यहीं से मारता हुआ ले जाऊंगा। चल। अब जयदेव ने तो कुछ बताया नहीं, बस वो बोल रहा था कि आज ही शहर छोड़ के जाना है, किराए के पैसे दिए और चला गया। जी शुक्रिया। सर, आपका काम हो गया। तो ये सारा सामान तूने खरीद करके उस औरत को दिया था? मैंने तो बस यही 2 खरीद कर दिया था, ये तो सब उसके पास पहले से था सर। तुझे कैसे पता उसके पास क्या है क्या नहीं है? मिसेस रजनी राव, आपको हमारे साथ थाना चलना होगा। आपके पति रमेश राव की मौत के बारे में इंक्वायरी करनी है। लेकिन सारी पूछताछ तो हो चुकी है। देखिए मैडम, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए प्लीज। डॉक्टर साहब आप चलिए चलिए जल्दी। नीलेश, लेकिन भाभी मैं आ जाऊंगा भाभी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। रजनी जी भारी मुसीबत में पड़ गई। आपके आशिक को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया। वो शहर छोड़ करके भाग रहा था, और पूछताछ में उसने ये बयान दिया है आपने ही अपने पति का कत्ल किया। हे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आपको शायद गलतफहमी हुई है। कमीना साहब, झूठ बोल रहा है वो। मैंने तो उसको कितना समझाने की कोशिश करी साहब, कितनी बार उसको बताया मैंने कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन जब से मुझसे मिला था तब से मुझे छेड़ता था। हार कर मैंने अपने पति रमेश को बताया, और वो उससे बात करने के लिए गया। गर्मा गर्मी हो गई और उसने उसे मार दी। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, बोल रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने मैं पहले क्यों नहीं बताया? साहब, पहले इसलिए नहीं बताई कि मुझे लगा कि बदनामी ना हो जाए बस। झूठ बोल रहा है वो। मैंने तो उसको कितना समझाने की कोशिश करी साहब, कितनी बार उसको बताया मैंने कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन जब से मुझसे मिला था तब से मुझे छेड़ता था। हार कर मैंने अपने साले, सच मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इस कमीनी औरत पे मैंने डोरे नहीं डालता था। ये आकर चिपकी थी मुझसे, इसने मुझ पर डोरे डाले थे। ये हम कैसे मान लें? इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने रमेश को मारा, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन क्यों? इसके ही कहने पर इस गिरी हुई औरत ने ही मेरे कान भरे थे। इसे गिरी हुई औरत ने अपना दुपट्टा दिया था अपने पति का गला घोटने का। इसका गला घोट दो, मार दो इसे जान से। मुझे पता था ये एक ना एक दिन ऐसा ही धोखा करेगा, इसीलिए मैंने दुपट्टा संभाल के रखा। सिर्फ दुपट्टे से तू कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। कोर्ट ये कहेगा कि दुपट्टे से तुमने गला घोटा और दुपट्टे को छुपा के रख दिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट करवा लीजिए। कैसा टेस्ट?
इसके बच्चे का असली बाप मैं ही हूं। मेरी बात का यकीन मानिए, ये सब उसी औरत ने करवाया था सर। यादव, इसे लॉकअप में डालो। अरे इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ हो गया नीलेश। उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। बस थोड़े से मेडिकल टेस्ट बाकी हैं, वो भी जल्द हो जाएगा। देखना वो दोनों काफी समय के लिए अंदर जाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जाहिर है नाजायज रिश्ते का ये खूनी रंग जुनून की उपज था। ऐसा जुनून जिसमें मर्यादा के लिए कोई जगह नहीं होती, जो दगाबाजी के रास्ते आगे बढ़ता है। रजनी और जयदेव ऐसे ही जुनून के शिकार थे। रमेश को अंधेरे में रखकर वो दोनों अपने लिए उजाला ढूंढ रहे थे, और रमेश उनकी शर्मनाक साजिश का शिकार हो गया, क्योंकि उसने हर मोड़ पर सावधानी की दस्तक को नजरअंदाज किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पैसे से प्यार करने वाली रजनी आखिर रमेश से कैसे प्यार कर सकती थी? रमेश कब तक तोहफों से उसकी झूठी हंसी खरीद सकता था? अगर यह सवाल रमेश के जहन में पहले ही आ गए होते तो शायद वो कभी इस साजिश का शिकार न बनता। एक सर्वे के मुताबिक सन 2009 में देश भर में कत्ल के जितने भी केसेस रजिस्टर किए गए, उनमें से 33% कत्ल जुनून में आकर किए गए थे। और ऐसे मामलों में जितने भी अपराधियों को पकड़ा गया, उनमें से 93% जयदेव और रजनी की तरह किसी न किसी अवैध संबंध में लिप्त थे। इसलिए सावधानी की हर दस्तक को गौर से सुनिए, क्योंकि उसे नजरअंदाज करने का मतलब है मुसीबत को बुलावा देना। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म और उसके खिलाफ जंग की एक और सच्ची दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर। तो सावधान।